नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ई गुजराती शाला में। आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा का दूसरा पाठ न्याय मंत्री। न्याय मंत्री एक छोटी सी कहानी है जो लिखी है श्री सुदर्शन जी ने, जिनका जन्म 1896 में और निधन 1968 में हुआ। मित्रों, सुदर्शन जी प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं। वैसे आपने प्रेमचंद जी का नाम तो सुना ही होगा। पहले उर्दू में लिखते थे और फिर हिंदी में, और बहुत ही बड़ा नाम उपन्यास जगत में उनका है और बहुत ही सम्मान के साथ प्रेमचंद जी को याद किया जाता है। और उसी तरह से बद्रीनाथ जी शर्मा, यानी कि हमारी आज की कहानी के जो राइटर है, लेखक है सुदर्शन जी, उनको भी इतने ही सम्मान के साथ याद किया जाता है। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्तां में उनकी कई कहानियां छपी। फिर मुंबई के ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय द्वारा भी उनकी कई कहानियां प्रकाशित हुई। पंजाब राज्य के सियालकोट नाम के एक शहर में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही सुदर्शन जी कहानियां लिखने का शौक रखते थे। उन्होंने पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह लिखे हैं और एकमात्र उपन्यास लिखा है जो है भागवंती। आज हम न्याय मंत्री की बात करें तो सुदर्शन जी रचित न्याय मंत्री में सम्राट अशोक एक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में थे और शिशुपाल से उनकी मुलाकात हो गई और उनकी योग्यता देखकर उन्हें न्याय मंत्री बना दिया। न्याय न राजा देखता है न रंग, न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है वो एक संविधान पर चलता है और संविधान की जो धाराएं होती है, हम सबको उन धाराओं का पालन करना होता है। जब हम ये नहीं कर सकते हैं तब हम अपनी राष्ट्र की गरिमा का उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकरण में हम न्यायतंत्र पर किस तरह से विश्वास कर सकते हैं और न्यायतंत्र कैसा होना चाहिए, सबके बारे में बहुत ही रोचक तरीके से समझाया गया है। आइए पढ़ते हैं न्याय मंत्री। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। बहुत आसानी से आप सब लोग समझ गए होंगे भावार्थ क्या है। सांजनो समय હતો, ચારે તરફ અંધારું ફેલાયેલું હતું અને એવામાં કોઈકે બહારથી ઘરનો દરવાજો ખખડાવ્યો। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। घर का जो मालिक है वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण शिशुपाल है, वो घर का दरवाजा खोलते हुए पूछते हैं, कौन है? कौन छे? बाहर से आवाज आई, एक परदेशी। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? બહારથી અવાજ આવે છે કે પરદેશી છું, શું મને રાતવાસો કરવા માટે અહીંયા स्थान મળશે? दोस्तों, पहले के ज़माने में जब ना होटल्स थे और ना इतनी सारी धर्मशालाएं थी, तब जब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मार्ग से यात्री निकलते थे तो जहाँ कहीं भी घर मिले या कोई भी जो आसरा देने के लिए राजी हो, उनको विनती की जाती थी। और लोग भी वैसे थे कि अनजान आदमी को रात रुकना हो तो बड़ी खुशी से रोकते भी थे, खाना खिलाते थे और प्यार से विदा करते थे। तो बाहर से जैसे ही ऐसी आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिलेगा, तो शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोल दिया और उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। जैसे ही देखा तो दरवाजे के सामने एक नवयुवक था, बड़ा ही तेजस्वी दिख रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। मैंने जैसे कहा कि पहले लोग अतिथियों का बड़ा ही सम्मान करते थे और उसी तरह से शिशुपाल ने भी आए हुए अतिथि को बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत किया। यह मेरा सौभाग्य है, आ मारू सौभाग्य छे कि अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। अतिथिना चरणोंथी એટલે કે अतिथिना आगमनथी आ घर છે એ पवित्र થઈ જશે। आओ पधारो। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। शिशुपाल उनको घर में ले जाते हैं, बिठाते हैं, आदर सत्कार करते हैं, आओ भगत करते हैं, पानी का पूछते हैं और अगर खाने का वगैरह जो भी है तो सत्कार करते हैं।
फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। जब भी आराम से दो बड़े लोग बैठते हैं तो कोई ना कोई मुद्दे पर बातें होती है। तो यहाँ पर भी शिशुपाल और जो आगंतुक था, जो अतिथि था, वो दोनों बैठ गए। બેસીને દેશની અવસ્થા એટલે કે અત્યારે દેશની શું પરિસ્થિતિ છે એ વિષય ઉપર વાતો કરતા હતા। શિશુપાલને કહા, આખી વાર્તામાં હજુ સુધી અતિથિને અતિથિ જ રાખ્યા છે। શિશુપાલે કહ્યું, આજકલ બડા અન્યાય હો રહા હૈ। શિશુપાલે પોતાનો મત પ્રગટ કર્યો કે દેશની અંદર હાલ તો અન્યાયની પરિસ્થિતિ છે, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना बहुत कठिन है। ये भी है, हम जब क्रिकेट मैच देखने के लिए बैठते हैं तो जैसे ही हमारी ओर की विकेट गिर जाती है तो हम कहते हैं कि खेलना नहीं आता है, मगर अगर पिच पर जाकर हम खेले तो पता चले कि कैसी गेंदें आ रही है। उसी तरह से आगंतुक ने कहा कि दोष जुओ तो बहुत सरल है, પણ જો કંઈક કરીને બતાવવાનું આવે ને તો એ અઘરું પડે। પણ શિશુપાલ ખૂબ સ્ટ્રોંગ હતા, એમણે જવાબ આપ્યો। શિશુપાલ બોલે, અવસર મિલે તો દિખા દઉં કે ન્યાય કિસે કહેતે હૈ। મને જો એક અવસર મળે ને તો બતાવી દઉં કે કોને ન્યાય કહેવાય। आगंतुक कहता है, तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। दोनों का संवाद आपने बहुत अच्छी तरह से जाना। શું તમારે અવસર જોઈએ છે, તક જોઈએ છે? હા, મારે તક જોઈએ છે। શું પછી કોઈ અન્યાય નહીં થાય? ના, બિલકુલ નહીં થાય। શું કોઈ અપરાધી દંડથી બચશે નહીં? નહીં બચે। તો આગંતુક છે સ્મિત આપે છે અને કહે છે, બહુ અઘરું છે। हाँ, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। वैसे भी वो जमाना था जब ब्राह्मण है और स्वभाव से बड़े ही कड़क होते थे। अपने अलग ही मिजाज में वो बोले, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। ब्राह्मण माटे कई अघरू नहीं। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। न्याय नो डंको वगाड़ीने बतावी देश। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ ना बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। પણ ધીરે સે મુસ્કુરાએ, હળવું એવું સ્મિત આપ્યું, કઈ બોલ્યા નહીં અને બસ कुछ देर बाद सो गए, सुई जाए છે। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। शिशुपाल ने उनको अपने घर में रहने के लिए आसरा दिया था, तो परदेशी ने उनका धन्यवाद किया और फिर विदा ली। कुछ दिन बीत गए। शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। થોડા દિવસો પસાર થયા અને થોડા સિપાઈ આવ્યા અને શિશુપાલને દરબારમાં આવવાનું કહ્યું। શિશુપાલ સહેમ ગયે। શિશુપાલ સહેમાઈ ગયા। અચાનક જ કંઈક વાત થઈ તો આપણે આશ્ચર્યમાં પડી જઈએ, અને એવી જ રીતે શિશુપાલને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું। सहम जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। अचानक જ सम्राटનો આદેશ આવે તો મનમાં વિચાર આવી જાય કે શા માટે બોલાવ્યો હશે, અને એવું જ શિશુપાલની સાથે થયું। એ વિચારવા लाग्या, कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी? ક્યાંક ઓલા પરદેશીએ તો સમ્રાટ પાસે મારી સાચી ખોટી ફરિયાદ નથી કરી દીધી ને, એવું મનમાં વિચારવા लाग्या। પણ દરબારમાં પહોંચ્યા છે, અને જેવા પહોંચ્યા છે दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। जेवा दरबार में पहुंचा, शिशुपालना हृदयना धबकारा वधी गया। कारण जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है, कि जे आव्या था परदेशी, जे आगंतुक बनीने एना घरे आव्या था, एने स्वयं राजगादी पर विराजमान जोया, अने बीजू कोई नहीं, सम्राट अशोक। अने ए दिवसनी वातोए याद आववा मंडी। आहा, मैं तो एम कह्युं हतुं कि क्यांय न्याय नथी, હવે શું થશે? પણ આ બધું જ મનની અંદર ચાલતું હતું। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? એ દિવસે શિશુપાલે એવી ફરિયાદ કરી હતી કે ન્યાયનો અવસર મળે તો હું બતાવી દઉં, અને સમ્રાટે ખરેખર કહ્યું કે ब्राह्मण देवता, હું તમને એક તક આપવા માંગુ છું, તમે તૈયાર છો? पहले तो शिशुपाल घबराए। ऐसे ही अचानक जब कोई बड़ी उपाधि मिल जाए तो कोई भी सहम जाता है, कोई भी घबरा जाता है। तो थोड़े से घबरा गए। फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। जो सम्राट की आज इच्छा है तो हूं तैयार छू। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा, और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी।
બરાબર છે, તમે કાલથી ન્યાય મંત્રી બનો છો. અને સમ્રાટે પોતાના હાથમાંથી વીંટી કાઢી અને શિશુપાલને પહેરાવી દીધી. વીંટી એ ન્યાય મંત્રીની પદવી છે એવું જ એવા પ્રતીક રૂપે એને આપી દેવામાં આવી, કારણ કે યહ સમ્રાટ અશોક કી રાજમુદ્રા થી. એ જે વીંટી હતી એ વીંટીમાં સમ્રાટ અશોકની રાજમુદ્રા હતી. अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे. હવે તો शिशुपाल न्याय मंत्री बनी गया. उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया. અને જેવા ન્યાય મંત્રી બન્યા એટલે પોતે જેટલા કડક બોલ્યા હતા એ બોલેલું પાળી બતાવે એવા હતા. એટલે રાજ્ય કી સમુચિત વ્યવસ્થા કરના આરંભ કર દિયા. રાજ્યની બધી જ વ્યવસ્થા જે છે કાયદા અને સુરક્ષાની એની યોગ્ય રીતે વ્યવસ્થા કરવાનું એમણે શરૂ કરી દીધું. ઉનકે સુપ્રબંધ સે એમણે એટલી સરસ વ્યવસ્થાઓ કરી, એમનો પ્રબંધ એટલો બધો સરસ હતો કે રાજ્ય મેં પૂરી તરહ શાંતિ રહેને લગી. આખા રાજ્યમાં શાંતિ રહેવા લાગી. કિસી કો કિસી પ્રકાર કા ભય નહીં થા. કોઈને કોઈ પ્રકારનો ભય નહોતો. અને સાચા રાજા તો એ જ કહેવાય કે જેના રાજ્યની અંદર શાંતિ અને સલામતી હોય. હા, કિસી કો કિસી પ્રકાર કા ભય નહીં થા. લોગ દરવાજે તક ખુલે છોડ જાતે થે. હા, કેટલી મોટી વાત કહેવાય કે પોતાના ઘરના દરવાજાએ તાળું પણ ના લગાવતા, એ પણ ખુલ્લા છોડીને આરામથી ફરતા, કારણ કે ચોરી કરવાની કોઈ હિંમત જ નહોતું કરતું. એવો સરસ મજાનો ન્યાય અને કાયદાની વ્યવસ્થા એમણે સાચવી રાખી હતી. ચારો તરફ ન્યાય મંત્રી કે સુપ્રબંધ ઓર ન્યાય કી ધૂમ મચ ગઈ. ચારે દિશામાં ન્યાય મંત્રીએ જે આવો સરસ મજાનો પ્રબંધ કર્યો અને જે રીતે ન્યાય આપતા હતા, ધૂમ મચ જાના એટલે કે પ્રસિદ્ધિ મિલના. तो चारों ओर शिशुपाल जी का नाम बड़े ही सम्मान और आदर के साथ लिया जाने लगा. बहुत ही रोचक कहानी है. एक आगंतुक आता है, उसे ठहरने के लिए आसरा दिया जाता है. रात में पूरे देश की न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा होती है. सुबह आगंतुक चला जाता है. कुछ दिनों बाद राज दरबार में शिशुपाल को बुलाया जाता है और जब सामने देखते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती है. वो आगंतुक और कोई नहीं, सम्राट अशोक थे. मगर अशोक ने उनको परख लिया था और उनको न्याय मंत्री भी बना दिया. न्याय मंत्री बन गए, मगर बनने के लिए नहीं, काम करने के लिए बने. और सच्चा मंत्री वही होता है जो मंत्री अपने राज्य को सही तरीके से संभाल सके, सबको एक सा न्याय मिले, उसे ही सही मंत्री कहते हैं. कभी कभी हमारे यहाँ देखने मिलता है कि न्याय का तराजू कभी इस ओर झुक जाता है, कभी उस ओर झुक जाता है. क्योंकि यहाँ क्या हाल है, हर 5 साल के बाद किसी ना किसी को मंत्री प्रजा चुनती है, तो प्रजा को लालच दी जाती है. और जब लालच बढ़ जाती है तो फिर लालच का फल बड़ा ही बुरा होता है. बस आज की कहानी में हम इतना ही पढ़ेंगे. आगे की कहानी आगे के एपिसोड में पढ़ेंगे. आशा रखता हूँ आप सबको बहुत ही मजा आया होगा. तो वीडियो को लाइक करना, अपने जो भी दोस्त है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. तो फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, मगर इसी कहानी के साथ ई गुजराती शाला में. धन्यवाद.